हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एक आवश्यक सूचना, इस चैनल पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग बहुत सारा वीडियो अपलोड किया जा चुका है, तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये जो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव था, इसके समय असैनिक और सैनिक दोनों सुधार हुए थे। असैनिक सुधार के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेने बंद कर दिए और निजी व्यापार बंद करा दिए। उसने आंतरिक कर देना भी अनिवार्य बना दिया। सैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाए तथा जनवरी 1766 से यह भत्ता केवल उन सैनिकों को ही मिलता था जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर काज करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और अशुद्धि ट्रायल एंड ईरर के नियम को अपनाया। नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा इस सरकार में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य का प्रावधान किया गया था, यानी टोटल 5 सदस्य। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो ये याद रखिएगा, 1774 ईस्वी में जो है गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया वारेन हेस्टिंग्स को। नेक्स्ट है, जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार की है। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानून में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार और व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी थी। 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, जिसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली जो है ये दोनों सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से संबंधित है। वारेन हेस्टिंग सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति ये था कि दोस्तों यहाँ का जो रियासतीय राजा महाराजा थे उसको दोस्तों सेना नहीं रखने दिया जाता था और यूरोप ये सेना जो है उसकी रक्षा करता था। तो उसी को कहता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जो कि वारेन हेस्टिंग्स और वेलेजली ने के समय हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो कि 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त करा दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। पहला थी कि कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष 1740 से 65 ईस्वी तक। दूसरा है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति, ये 1765 से 1813 ईस्वी तक चलता रहा। उसके बाद अधीनस्थ पार्थक्य की नीति 1813 से 1857 ईस्वी तक। उसका चौथा है दोस्तों अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 ईस्वी तक। उसके बाद बराबर के संघ की नीति 1935 से 47 तक। ये सभी रियासत के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां थी।
और ये समय दिया है किस समय में कौन सी नीति लागू किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, दीवान एवं फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों, सुदृढ़ बनाया, शक्ति जो है कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी गई। 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया। कब? 1787 ईस्वी को। तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया। 1790-92 ईस्वी के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय, 3 बंगाल के लिए और 1 जो है बिहार के लिए नियुक्त किया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम, जो इससे पूर्व नहीं था, भारत में लागू किया। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था। इसके तहत उसने कर और न्याय यानी टैक्स और जस्टिस न्याय प्रशासन को जो है पृथक कर दिया। कलेक्टर का न्यायिक और फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल टैक्स संबंधी शक्तियां ही रह गई। जिला दीवानी न्यायालय में कार्य के लिए नए अधिकारी की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी किए गए। नेक्स्ट है, भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ईस्वी एवं 1805 से 1805 यानी जुलाई से 5 अक्टूबर तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसकी मृत्यु 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है, गाजीपुर में, कॉर्नवालिस की। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी की इसका कार्यकाल है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद, जिन्होंने सबसे पहले आते आते लॉर्ड वेलेजली ने हैदराबाद को 1798 ईस्वी में सहायक संधि के तहत जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट है बसीन की संधि। बसीन की संधि दोस्तों 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। इस सहायक संधि के तहत बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की संरक्षता स्वीकार कर ली। इस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पुणे में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 60,000 सैनिक पेशवा की रक्षा के लिए उसके राज्य में रखने का वादा किया, जबकि इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपये वार्षिक आय वाले क्षेत्र जो है प्रदान करने पर सहमति जताई। नेक्स्ट है दोस्तों लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, ठीक है दोस्तों, उन्होंने सिर्फ इसका प्रयोग किया। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित होती गई। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। डुप्ले का नाम याद रखिए, प्रथम यूरोपीय था
जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई। प्रथम सहायक संधि अवध के साथ 1765 में की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य थे। सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद दोस्तों 1798 ईस्वी में, उसके बाद मैसूर जो है 1799 ईस्वी में, तंजौर जो है 1799 ईस्वी में, यानी मैसूर और तंजौर एक साथ। अवध जो है दोस्तों ये 1801 ईस्वी में। यहाँ देखिए दोस्तों, अवध जो है 1801 ईस्वी में। पेशवा जो है ये 1802 ईस्वी में। बरार के भोंसले जो थे ये 1803 ईस्वी में। सिंधिया 1804 ईस्वी में। जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर, ये सभी सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जुलाई 1828 ईस्वी में गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर भी प्रहार कर दिया गया, परंतु दोस्तों इस पर भी विलियम बेंटिक ने हस्तक्षेप करना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया, यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण था उसके पास। नेक्स्ट है दोस्तों, परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक व्यवस्था थी। विलियम बेंटिक के 1828 से 35 इसका कार्यकाल है के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों तथा संयोजक की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में विलियम बेंटिक का नाम सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। किसको? कैप्टन स्लीमैन को ठग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट है 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 ईस्वी एवं 1823 ईस्वी में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को अतिशीघ्र समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया। 1843 ईस्वी में समस्त ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। कब? 1843 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया गया। आंग्ल नेपाल युद्ध दोस्तों 1814 से 16 ईस्वी के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल का काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था।
ये लॉर्ड हेस्टिंग्स दोस्तों, इसका कार्यकाल 1323। उसके कार्यकाल में ये आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, जो कि सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध और सुगौली की संधि जो है ये 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों 1854 ईस्वी में स्लीमैन के स्थान पर ये कैप्टन स्लीमैन जो था, इसके स्थान पर जेम्स ऑट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है। किसने? जेम्स ऑट्रम ने। और जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। ऑट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 इसका कार्यकाल है। इसने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। अवध के अतिरिक्त जो है डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश को जरूर याद रखिएगा दोस्तों। डेट वाइज पूछता है तो सतारा जो है 1848 ईस्वी में पहला सतारा, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में, बघाट जो है 1850 ईस्वी में, उदयपुर 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी में, नागपुर 1854 ईस्वी में और करौली 1855 ईस्वी में किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। डलहौजी के तहत जो है हड़प नीति के सिद्धांत के अंतर्गत इस वर्ष जो है इसको हड़पा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली के व्यक्तिगत प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम प्रयास, ठीक, रेल निर्माण का। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य, याद रखिएगा दोस्तों, भारत में रेलवे के विकास का मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक ले जाना था। ये था रेलवे का विकास का मुख्य उद्देश्य। इसका दूसरा उद्देश्य था सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी के आसपास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। सबसे ज़्यादा विकास लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, जब 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। ये अंतिम प्रमुख विस्तार था डफरिन के द्वारा। आंग्ल बर्मा युद्ध में मिला लिया गया था बर्मा को। कब दोस्तों? 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट आ जाइए। डलहौजी से पूर्व जो है सार्वजनिक निर्माण का कार्य एवं सैनिक बोर्ड पर था। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य और एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत में विष्णु शास्त्री और धोदो केशव कर्वे, जिसे दोस्तों शॉर्ट में DK कर्वे कहते हैं। ये पश्चिमी भारत में।
दो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। किसने? दो कर्वे ने 1899 ईस्वी पूना में। 1857 ईस्वी की महान क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित किया गया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वाइसराय बना। लॉर्ड कैनिंग जो है ब्रिटिश भारत का प्रथम वाइसराय बना और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। इसको भी याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1877 ईस्वी में नियुक्त किया गया। जनवरी 1877 ईस्वी में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से प्रदान की गई। पर ठीक है दोस्तों, कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कब? 1877 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, ये दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1839-42 में। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड था। आंग्ल अफगान युद्ध के समय लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और लॉर्ड लीटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ईस्वी तक। नेक्स्ट है दोस्तों 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। एक्ट 5 के द्वारा। इसके काल 1842 से 44, ये लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल है। 42 से 44 के दौरान अगस्त 43 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। चौथरा पूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति। ये नीति जो है आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनबरो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्रायः जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके वाइसराय काल में ही इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला है कुशल अकर्मण्यता की, और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता मास्टरली इनएक्टिव शब्द का W.C. वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1869 से 72 ईस्वी के काल में 1872 में प्रारंभ हुई। 1872 में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में शुरू हुई। लॉर्ड रिपन के काल में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना शुरू हुई। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट 1876 ईस्वी में लीटन के वाइसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। मेजर सेंडेमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के जो है एजेंट, गवर्नर जनरल के जो है दोस्तों एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही बलूचिस्तान में हस्तक्षेप न करने के स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लीटन के काल में पारित किया गया था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया।
अर्स्कीन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया। श्री SN बनर्जी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा। किसने? SN बनर्जी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, सर PC इल्बर्ट वाइसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। PC इल्बर्ट क्या थे? वाइसराय के परिषद के विधि सदस्य थे, लॉ मेंबर थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी। कब? 1883 ईस्वी में। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यता तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। जैसे यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक बवंडर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों पर कुठाराघात बताया। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वाइसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। लॉर्ड रिपन को उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिला और बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फैक्ट्री में काम करने पर रोक एवं 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 10 साल बाद आया था। 1891 ईस्वी में बनाया गया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को दोस्तों वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया। तो चार्ल्स मेटकॉफ की याद रखिएगा, 1835 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसको? चार्ल्स मेटकॉफ को। और ये 1835 ईस्वी में। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ शुरू हुआ। पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। तो इसको भी इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। 1861 ईस्वी में वाइसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग किया गया। उसके बाद है दोस्तों अलग विभाग किया गया। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। कब? 1901 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। किसने? कर्जन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारत की सुरक्षा और मरम्मत को ध्यान में रखते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर जो है लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत सचिव, इसको याद रखिए, भारत सचिव नियुक्त किया गया। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार
1909 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करा गया। लॉर्ड हार्डिंग, जिसका कार्यकाल 1910 से 16 तक था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी को भारत बुलाया और दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। और यह तीसरा बार आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थानांतरित कर कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। दोस्तों, ये थ्योरी कंप्लीट हो गया गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव जो है शुरू करेंगे यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन से। तो अगर आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।